सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज के वीडियो में हम लेवल 2 की क्वेश्चन 46 से 54 डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल 2 भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन सर्कल द मॉलिक्यूल एज डायरेक्टेड। तो हमें पूछा गया है ए ऑप्शन में विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है, HBr का या HCl का। तो HBr का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो HCl से ज़्यादा होता है। तो यदि हाइड्रोजन हेलाइड्स, इनको हम हाइड्रोजन हेलाइड्स बोलते हैं, इनका यदि मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूँ तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है कि HF का सबसे ज़्यादा होगा, देन हमारे पास HI, देन HBr, देन HCl। तो यहाँ पर HF का सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बट HI, HBr और HCl में यहाँ पर जो एक्टिंग फोर्स है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्स लग रहा है। और लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती है, लार्जर मॉलिक्यूल जो होता है, लार्जर मॉलिक्यूल के लिए जो होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक दूसरे के साथ में क्लोजर होंगे, मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। यदि एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छे से जुड़े रहेंगे तो उनको वेपराइज कराने के लिए अब में ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, इसलिए इसका HBr का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, विच हैज़ ए हायर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर एल्कोहल दिया हुआ है और एल्डिहाइड दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एल्कोहल का ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज मोर मिक्सिबल विद मिथेनॉल। तो मिथेनॉल सॉल्युबिलिटी यहाँ पर चेक करनी है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लाइक डिजोल्व्स लाइक वाला कंसेप्ट होता है। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक के कंसेप्ट पे देखें तो यहाँ पर मिथेनॉल क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर मॉलिक्यूल्स ही डिजोल्व हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास दोनों के दोनों ही स्पीसीज ही कितनी दी हुई है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल दी हुई है। तो जो लीस्ट नॉन पोलर होगा वह ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो यहाँ पर देखें तो कितने कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है। तो ये थोड़ा लेस नॉन पोलर होगा कंपेरेटिव टू हेक्सेन। तो लेस नॉन पोलर होने की वजह से इसकी मिथेनॉल में जो सोल्यूबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये मोर सोल्यूबल कंपेरेटिवली, मोर सोल्यूबल इन मिथेनॉल। जो हेक्सेन के कंपेरिजन में पेंटेन जो होता है वो मोर सोल्यूबल होगा, क्योंकि इसमें नॉन पोलर पार्ट जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो थोड़ा कम है कंपेरेटिवली टू हेक्सेन। नेक्स्ट डी ऑप्शन में, विच हैज़ ए हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या देखना है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एल्कीन्स में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। यही ट्रेंड जनरली मेल्टिंग पॉइंट के केस में भी होता है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शंस, यानी थोड़ा ट्रेंड इसका जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। CH4 इसके केस में इथेन, और ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में जो होता है वो होता है मीथेन का -182, इसका होता है 183 और इसका होता है 187। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हमारे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट करा रहे हैं। दैट मीन्स हमें इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी स्टडी करना जरूरी है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका किस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि CH4 जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यदि देखें तो ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर चारों के चारों जो हाइड्रोजन है वो इक्वी बॉन्ड लेंथ के, तो ये लाइक है बॉल है, एक मॉलिक्यूल है। तो इसको यदि हम इन बॉल्स को स्टैक करते जाएं तो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो आसानी से हम बॉल्स को स्टैक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इथेन के केस में क्या होगा। इथेन के केस में एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ जाएगा और बॉन्ड कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कनेक्टेड हो गए, तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो गया। अब इनको स्टैक करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो पेंसिल को अपन क्या कर सकते हैं, रोल कर करके स्टैक कर सकते हैं। जैसे ऐसे एक पेंसिल है, फिर दूसरी पेंसिल है, तीसरी पेंसिल है, तो ये आराम से इनका भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकता है। बट यदि हम प्रोपेन का देखें
प्रोपेन के केस में क्या होगा कि एक कार्बन कुछ इस तरह से हो जाएगा, दैट मीन्स थोड़ा बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। अब बेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से और इसकी रिंग ये जो रोटेशन है ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसका क्रिस्टल लैटिस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये डिफिकल्ट टू स्टैक इन क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में आसानी से ये नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। तो क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि इनिशियली ये लिक्विड फॉर्म में था, अब इसको हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जो कोल्ड करने के लिए अपन रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का जो भी यूज कर रहे हैं वो टेम्परेचर अपने को कम करना पड़ेगा, ज़्यादा कोल्ड करना पड़ेगा। तो मोर कोल्ड करने का मतलब यही है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो मैग्नेटिट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर अपन क्रिस्टल लैटिस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और प्रोपेन के केस में हमारे पास क्रिस्टल लैटिस इन दोनों के कंपैरिजन में, मीथेन और इथेन के कंपैरिजन में इजीली नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए आपने को जो ठंडा करना पड़ेगा इसको वो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू मीथेन और इथेन। तो यहाँ पर मैं कंक्लूड करता हूँ कि डी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होगा प्रोपेन का ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ई में विच हैज़ ए हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए अपन क्या कंसेप्ट देखते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये लीनियर चेन है और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स चेन है। तो लीनियर चेन का जो सरफेस एरिया होता है वो कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मोर सरफेस एरिया होने की वजह से यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इंसर्कल कर ले जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा ड्यू टू मोर सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनसर्कल द मॉलिक्यूल एज डायरेक्टेड विच इज मोर स्टेबल। तो BS3 और BF3 में से कौन सा ज़्यादा मॉलिक्यूल होता है, BF3। ऐसा क्यों, क्योंकि बोरोन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इसके सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है तो अनस्टेबल है। इसकी वजह से क्या करता है, ये कंबाइंड हो जाता है कि 2 BH3 मॉलिक्यूल कंबाइंड होके 2 BH3 मॉलिक्यूल B2H6 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो BH3 मॉलिक्यूल क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट। बट BF3 मॉलिक्यूल जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। पर एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि जबकि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का होता है कि बोरोन के पास में 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर वैकेंट साइड तो है बट फ्लोरीन के पास में अपने लोन पेयर भी है। तो ये लोन पेयर अपने बैक डोनेट करता है। इस प्रोसेस को अपन बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इस बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है और ये स्टेबलाइज हो जाता है। बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है और ये स्टेबल ज़्यादा हो जाता है। स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा, BF3। और डाइमराइजेशन में ये नहीं जा पाता कि ये BF3 के फॉर्म में ही स्टेबल रहेगा। और यहाँ पर BH3 हमेशा डाइमराइज होकर B2H6 के फॉर्म में स्टेबल रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा BF3। नेक्स्ट, विच इज स्ट्रॉन्गर बेस। बेस स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा, जो इजीली अपना लोन पेयर डोनेट कर दे। तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो कौन अपना इजीली दे देगा, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज कौन OH माइनस है, तो इसका ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस चेक करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं नेगेटिव साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो एनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सल्फर से ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है वो इजीली डोनेट कर पाएंगे या ऑक्सीजन से अपन इजीली लोन पेयर को डोनेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो ज़्यादा है ये मोर स्टेबल एनायन है, मोर स्टेबल एनायन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए क्या करते हैं, H+ को रिमूव करते हैं, यहाँ पर बन गया Cl-, यहाँ पर H+ को रिमूव किया अपना I-। कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, यदि स्टेबिलिटी देखे तो I- ज़्यादा है क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा है। तो इसके बेसिस पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हो जाएगा, HI ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है या जो एनायन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है।
इसी तरह से ई देखते हैं विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, यहाँ पर भी देखें तो H प्लस को रिमूव किया, क्या बनेगा यहाँ पर OCl माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर क्लोरीन पे नेगेटिव आ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की क्लोरीन से ज़्यादा होती है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसकी ज़्यादा होगी, HOCl की HCl से ज़्यादा होगी। HOCl इज मोर एसिडिक देन HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, एक्सप्लेन वाई A हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन B। तो यहाँ पर कंपाउंड A ये दिया हुआ है और B ये दिया हुआ है। सिंपली A और B में हमारे पास यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जहाँ पर भी हाइड्रोजन लगे हुए वहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन एटम्स को अटैच कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये CF3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देख तो फ्लोरीन एटम की वजह से क्या होगा कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये फ्लोरीन एटम है। अब फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, जैसे कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल माइनस और डेल प्लस। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, पर जैसे ही अपन इसका एक और मॉलिक्यूल इसके पास लेके आते हैं, लाइक हमने कुछ इस तरह से CF3 और ये भी CF3, यहाँ पर ये ऐसे F CF2 और CF3 ये मॉलिक्यूल हमने पास लेके आए, तो फ्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। दैट मीन्स ये एक दूसरे के साथ में स्टैक नहीं रह पाएंगे, यानी नो अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो इनको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अपन क्या करते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग में जो लिक्विड फेज में हमारे पास मॉलिक्यूल्स है उन एटम्स को दूर करते हैं बाय गिविंग एनर्जी और हीट। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी रिपल्शन की वजह से दूर हो रहे हैं, तो इनको अलग करने के लिए अपने को टेम्परेचर क्या चाहिए होगा, लेस हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, लेस हीट रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ पर देखें यहाँ पर कोई रिपल्शन वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर हमें मोर हीट रिक्वायर होगी कंपेरेटिवली। तो मोर हीट रिक्वायर्ड होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मोर होगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि ड्यू टू रिपल्शन ऑफ फ्लोरीन एटम्स, यहाँ पर जो यानी रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन एटम्स इसका इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रही है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इससे डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से 48 क्वेश्चन को भी हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अरेंज द प्रोटॉन्स शोन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एनर्जीज। तो बॉन्ड एनर्जीज के लिए क्या करना है आपको, हाइड्रोजन को रिमूव करें और वहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल बना दें, और जो उनकी स्टेबिलिटी होगी उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा वो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे लीस्ट होगी। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि H को यहाँ से निकाला तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, फिर यदि H को यहाँ निकालें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर निकलेगा फ्री रेडिकल, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला होगा फ्री रेडिकल, क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये रेजोनेंस में जा रहा है। डी के ऑप्शन में देखें, डी ऑप्शन में यहाँ पर ये जो फ्री रेडिकल है ये sp2 कार्बन पे है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल जो है ये प्राइमरी कार्बन है, और ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी कार्बन। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, यदि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल देखें तो कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सी। जो HC है उसको रिमूव किया है, उसके बाद में फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। फिर C के बाद में हमारे पास कौन सा होगा, सेकेंडरी, ये वाला, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज था और सेकेंडरी भी है, तो 2+I ग्रुप यहाँ पर एक्ट करेंगे इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो C के बाद B, देन A, देन D। D सबसे लीस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले ही कौन सा कार्बन था, sp2 कार्बन था, इससे हाइड्रोजन को निकालना हाईली अनस्टेबल होगा, और फ्री रेडिकल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर तो sp3 कार्बन था और यहाँ पर sp2 कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन की ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी थोड़ी लेस होगी। पर अपने को क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जहाँ से हमें, यानी ये CH बॉन्ड है, अब इसको इजीली मैं तोड़ पा रहा हूँ तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाईली लेस होगी। तो यहाँ पर यदि जितना ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उसका बॉन्ड इजीली टूट सकता है, तो अपन जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो हमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल है उससे रिवर्स हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कंसिडर द हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। तो जैसा कि पीछे हमें दिया हुआ था
उसी तरह से हमें यहाँ पे भी कुछ देखना है। तो यहाँ पर देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एल्काइल ग्रुप, वाइनिल ग्रुप और एलाइल ग्रुप। तो वाइनिल ग्रुप से मतलब क्या है कि जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ये होगा वाइनिल, और एलाइल ग्रुप क्या होगा, C डबल बॉन्ड C से पास में जो कार्बन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये हो जाएगा एलाइल। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल से मतलब क्या है कि एक कार्बन से ये जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी एल्काइल हो जाएगा। एक ही कार्बन से ऐसे दो जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी एल्काइल हो जाएगा। और इसी तरह से यदि देखें ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी एल्काइल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए में देखें तो ए क्या है, प्राइमरी एल्काइल है, यहाँ पर HB सेकेंडरी एल्काइल है, ये हमारे पास एलाइल है क्योंकि ये डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखें तो ये वाइनिल है, यहाँ पर ये वाला देखें तो ये भी एलाइल है। ठीक है, एलाइल भी कौन सा है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन जो है वो दो अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हमें पता करना है कि केस ऑफ एब्स्ट्रक्शन, कि इनका कौन इजीली बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। तो हमें सिंपली स्टेबिलिटी ऑर्डर ही चेक करना है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए क्या करना है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाया, फिर यहाँ पर एक बार फ्री रेडिकल बनाया, सब जगह अपने अपने एक एक बार फ्री रेडिकल बना के देख लीजिए। इनको आप सेपरेटली भी बना सकते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने यदि मैं इन मॉलिक्यूल्स को इस तरह से रखूं, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये ऐसा रह गया और बाकी हाइड्रोजन ऐसे के ऐसे ही हैं, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ये ऐसे, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा तो ये ए हो जाएगा, HB HC ऐसे सबके सब जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के केस में ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सेकेंड के केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बी के केस में ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। सी के केस में क्या होगा, फ्री रेडिकल, सी के केस में फ्री रेडिकल हमारे पास में कुछ, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बन गया। और सेकेंड में केस में यहाँ पर नहीं बनेगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ हमने इसको इरेज कर दिया और इसका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड भी कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड हो गया। अब सेकंड कहाँ आ रहा है, थर्ड ये यहाँ पर आ रहा है। डी के केस में देखें तो डी के केस में भी अपन ने कार्बन इस तरह से देख लिया, तो डी में हमारे पास फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ पर। और ई के केस में देखें तो ई के केस में हमारे पास, ई के केस में फ्री रेडिकल हमारे पास यहाँ बनेगा और ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये कार्बन भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर ही हमें चेक करना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल का कौन सा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर देखिए तो टर्सरी है और रेजोनेंस भी हो रहा है। यहाँ पर देखें तो ये sp2 कार्बन पे फ्री रेडिकल बना था, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और सेकेंडरी भी है। ठीक है, यहाँ पर ये सेकेंडरी है, ये सिंपल प्राइमरी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल किसकी की सबसे ज़्यादा है, ई की। ठीक है, ई के बाद में हमारे पास में यहाँ पे कौन सा आ रहा है, सी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। देन हमारे पास में यहाँ पर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि सेकेंडरी है और sp3 कार्बन से हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो बी आ जाएगा, बी के बाद में ए के बाद में डी। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। बट कौन सा इजीली निकाल सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे, तो ईजीएस्ट फर्स्ट अपने लिखना है। तो हमारे पास ईजीएस्ट फर्स्ट यही होगा कि इसको इजीली अपन सबसे पहले निकाल सकते हैं और ये सबसे लास्ट में निकल सकता है। तो यही ऑर्डर हमसे पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसका फॉर्म्ड कार्बन फ्री रेडिकल जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, वो सबसे इजीली फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कंसिडर द मॉलिक्यूल शोन बिलो एंड आंसर विद रेस्पेक्ट टू Ha to He। तो यहाँ पर भी वही देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एल्काइल ग्रुप, वैनिल ग्रुप और एलाइल ग्रुप कौन से। तो यहाँ पर ये देखें तो ये कौन सा है, प्राइमरी। यहाँ पर ये देखें तो ये कार्बन से इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है, टर्सरी। यहाँ पर ये देखें तो ये सेकेंडरी। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे तो ये एलाइल हो जाएगा और ये वाइनिल हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है, तो यहाँ पर भी
वही सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर भी। अपन क्या करेंगे, अपन ने इस तरह से ये मॉलिक्यूल बना लिया। ये यहाँ पर सबसे पहले ए का निकालना है तो फ्री रेडिकल यहाँ पर हो गया, बाकी ये ग्रुप इस तरह से जुड़ा रह जाएगा तो ये ए हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखें, बी यानी हाइड्रोजन जो बी वाला है कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको यदि रिमूव करते हैं, यहाँ पर रिमूव किया, डबल बॉन्ड ऐसा रहने दिया और ये ऐसा। सी ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में हमारे पास में कुछ इस तरह का हुआ है, डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल बन रहा है और ये ऐसा, सी पे हो गया। डी में देखें, डी में हमारे पास यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से, ये ऐसा, तो डी हमारे पास में यहाँ पर फ्री रेडिकल ये बन गया। ई केस में हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि चेक करें, क्योंकि हमें क्या देखना है, प्राइम ये तो हमने डिसाइड कर लिया पहला ऑप्शन, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो इन्वर्सली होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर का जो रिवर्स होगा वो होगा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। तो यहाँ पर अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा होगा वो चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर देखें तो ये सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है प्लस सेकेंडरी है। ठीक है, ये sp2 कार्बन पे था तो हाईली अनस्टेबल होगा। यहाँ पर भी ये रेजोनेंस है प्लस ये टर्सरी है, रेजोनेंस प्लस टर्सरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर देखें तो ये प्राइमरी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो कार्बन फ्री रेडिकल की होगी वो की डी की, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है, फिर हो जाएगा बी की। अब इसके बाद में अपन देखें तो यहाँ पर सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकेंडरी, क्योंकि प्लस आई ज़्यादा लगेगा, ए देन ई, इसके बाद होगा ई, क्योंकि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर फॉर्म्ड कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो इसके बाद आएगा सी। तो ये हमारे पास आ गया कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हमें लिखना हो तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, डी लेस देन बी लेस देन ए लेस देन ई लेस देन सी। दैट मीन्स हमारे पास जो सी बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी चेक करनी है तो ये ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर यहाँ से भी रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ से भी रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस है प्लस कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेशन है ये है लीनियर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेशन है ये क्रॉस कॉन्जुगेशन। बेटर कौन सा होता है, लीनियर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, लीनियर कॉन्जुगेशन की। और यहाँ पर जो फॉर्म्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा, दोनों ही कौन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेट है। यहाँ पर ये दोनों जो स्टेट्स है ये कौन सी है, टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस भी है जस्ट लाइक ए। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि चेक करें कार्बोकेटाइन का तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बी, देन ए, बी के बाद हो जाएगा ए। अब यहाँ पे सी और डी में चेक करें तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तो यहाँ पर कितने अल्फा एच हो जाएंगे, 4 अल्फा एच। यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर 1 अल्फा एच और ये 1 अल्फा एच, तो यहाँ पर 2 अल्फा एच। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, यहाँ पर 4 अल्फा एच की, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा है। तो सी देन डी, तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक द फॉलोइंग एल्कीन्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी। एनर्जी मतलब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है कि स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी। तो एनर्जी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ए ऑप्शन में, यहाँ पर अल्फा एच काउंट करें तो 3 + 2 और यहाँ पर 2 2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 + 2 5 + 4 9 अल्फा एच हो जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 1 अल्फा एच है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 1 और ये 2, यहाँ पर 3 अल्फा एच है, और यहाँ पर यदि देखें तो ये एल और ये 2 और 2, तो ये 5 अल्फा एच है। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन
वो क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल है ए, देन डी क्योंकि अल्फा एच ज़्यादा है, फिर है सी, देन बी। तो यहाँ पर एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा क्योंकि जो हाईएस्ट एनर्जी होगी वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। तो ए लेस देन डी लेस देन सी लेस देन बी। तो बी की एनर्जी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी और लीस्ट किसकी होगी, ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन में हमारे पास कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और सेकंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो डीबी वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर सिंपली नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग काउंट कर लेंगे, जिससे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग के केस में देखते हैं। तो बेंजीन रिंग में हमारे पास कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 और एक खुद की रिंग होती है। तो इसका डीबी कितना होगा, 4 इसका होगा, 4 इसका होगा, ठीक है। इसके अलावा एक रिंग ये एक्स्ट्रा हो रही है। तो यहाँ पर देखें 4 + 4 + 4 + 1 ये होगा, तो ये 13 हो गया, ठीक है। 13 इसका डीबी वैल्यू आ गया, ठीक है। ये आपको सिंपली काउंट करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी मैं काउंट करूँ तो यहाँ पर 3 तो ये वाले रिंग हो रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर 3 रिंग और है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 12 + 3 यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर 4 इसका हो जाएगा, 4 ही इसका हो जाएगा और 4 ही इसका हो जाएगा। इसके अलावा पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा एक और आ रहा है, एक ये वाला पाई बॉन्ड, एक नेक्स्ट ये पाई बॉन्ड और नेक्स्ट ये वाला पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर भी टोटल कितने डीबी हो जाएगा, 15। यहाँ पर काउंट करें तो 4 इसका, 4 इसका और 4 इसका, ठीक है। इसके अलावा कितने रिंग है यहाँ पर, एक तो ये वाला रिंग है और एक ये वाला रिंग है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 14। तो इस तरह से हम यदि मैचिंग करें तो ए के साथ क्या मैच कर रहा है, 13 दैट मीन्स आर, बी के साथ में हमारे पास 15 दैट मीन्स टी, सी के साथ हमारे पास टी और डी के साथ में हमारे पास मैच करें तो 14 है, तो 14 यानी एस। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने डीबी वैल्यू को मैच कर लिया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.